हेलो एवरीवन। आप देख रहे हो CUT 2026 सीरीज। इसमें हमारा कंटेंट है कोल्ड वार पार्ट 2। पिछले वीडियो में आप कोल्ड वार पार्ट 2 से पहले के 15 क्वेश्चन देखे होंगे। इस पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन है। वो पिछला वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें। बिना कुछ देरी किए हम शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? ऑप्शन ए, सैन्य गठबंधन बनाने के लिए। ऑप्शन बी, शीत युद्ध के गुटों से दूर रहकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के लिए। सी है, उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने के लिए। और ऑप्शन डी है, परमाणु हथियार विकसित करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा शीत युद्ध के गुटों से दूर रहकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के लिए। जैसे आपने पढ़ा था कि शीत युद्ध में दो ग्रुप थे, एक अमेरिका समर्थित जो पूंजीवाद का समर्थन करता है, एक सोवियत संघ समर्थित जो साम्यवाद का समर्थन करता है। तो शीत युद्ध के दौरान जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना था, इसका उद्देश्य यही था कि इन दोनों गुटों से हमें दूर रहना है। तो राइट आंसर होगा बी। इसकी व्याख्या देख लीजिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि देश अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों से दूर रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए और अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय ले। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक टॉपिक चलता है जिसे हम नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्रीय हित बोलते हैं। कोई भी देश अपनी विदेश नीति का संचालन अपने राष्ट्रीय हितों या नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार ही डिसीजन लेते हैं। क्वेश्चन 2, 1961 में हुए पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो कि बेलग्रेड में हुआ था, जिसे हम बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि कुछ प्रश्न केवल हमारी लैंग्वेज सही नहीं पढ़ने से गलत हो जाते हैं कि इसमें गलत पूछ रहा है तो हमें गलत ही ढूंढना है, यदि प्रश्न में सही पूछा है तो हमें सही स्टेटमेंट ही ढूंढना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। यह भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। यह भी स्टेटमेंट सही है। इस सम्मेलन में 25 सदस्य देशों ने भाग लिया था, फैक्चुअल है लेकिन स्टेटमेंट सही है। और यह सम्मेलन शीत युद्ध के गुटों में शामिल होने के लिए आयोजित किया गया था। तो क्या बताया कि पहले ही प्रश्न में हमने देखा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के दौरान जो गुट थे, जिन्हें शक्ति गुट या सैन्य संगठन भी बोलते हैं, उनसे दूर रहने के लिए ही ये बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ये सम्मेलन शीत युद्ध के गुटों में शामिल होने के लिए आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि यही स्टेटमेंट गलत है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1961 का बेलग्रेड सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत था जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था और इसका उद्देश्य किसी भी शक्ति गुट से दूर रहना था, ना कि उनमें शामिल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 1972 की अंकटाड या यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट में प्रस्तावित नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या नियो का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहले मैं ये बता देता हूँ कि नियो क्या था। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बने, UNO, IMF। तो इन संस्थाओं पर कब्जा किसका था? पश्चिमी देशों का। और इस कारण से पूरी ही विश्व व्यवस्था पर पश्चिमी देशों का प्रभुत्व या कंट्रोल था। तो अंकटाड में एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और उसमें एक शब्द आया जिसे हम नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहते हैं या नियो कहते हैं। इसका उद्देश्य था कि विश्व में जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें अल्पविकसित देश या विकासशील देशों को भी बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। तो अब ऑप्शन देखते हैं। विकसित देशों के बीच व्यापार बढ़ाना। ऑप्शन बी है विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में न्यायपूर्ण स्थान दिलाना। ऑप्शन सी
सैन्य गठबंधन को मजबूत करना। और ऑप्शन डी, केवल यूरोपीय देशों का आर्थिक विकास करना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य ये था, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, कि विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में न्यायपूर्ण स्थान दिलाना। इसकी व्याख्या देख लीजिए कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या नियो का उद्देश्य था कि विकासशील देशों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, उन्हें उचित व्यापारिक अवसर मिले और वैश्विक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इसी के बारे में कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या नियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब 4 स्टेटमेंट है, आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अल्प विकसित देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा, जिसका दोहन अब तक पश्चिमी देश कर रहे थे। स्टेटमेंट नंबर 2, अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, जिससे उनका व्यापार लाभकारी बनेगा। अब तक क्या कर रहे थे पश्चिमी देश? अल्प विकसित देशों के सामान को या गुड्स को वहां तक नहीं पहुंचने देते थे, बहुत से प्रकार के टैरिफ लगा दिए जाते थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, पश्चिमी देशों से मिलने वाली प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। और चौथा है, अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में भूमिका बढ़ेगी। तो दिए गए विकल्पों में से हम चुनते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। विकल्प ए में 1, 2, 3, विकल्प बी में है 1, 2, 4, विकल्प सी में है केवल 4 और डी में है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर चारों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य था प्राकृतिक संसाधनों पर विकासशील देशों का भी नियंत्रण हो, विकासशील देशों के सामान विकसित देशों तक पहुंचे, हमें जो प्रौद्योगिकी मिलेगी अर्थात विकासशील देशों को जो प्रौद्योगिकी मिलेगी किनसे? विकसित देशों से, वो भी कम लागत पर मिले, और अल्प विकसित देशों के जो संसाधन है उन पर उनकी आर्थिक संसाधन है उनकी भूमिका भी बढ़े। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नियो का उद्देश्य था कि आर्थिक समानता कम करना और विकासशील देशों को सशक्त बनाना, इसलिए सभी कथन इसके प्रमुख उद्देश्यों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जोसेफ ब्रोज टिटो, ऑप्शन सी गमाल अब्देल नासिर और ऑप्शन डी जॉन ऑफ कैनेडी। तो आपने नेहरू नासिर टिटो का नाम सुना होगा, तो सिंपल क्वेश्चन है कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका जॉन एफ कैनेडी। तो इसमें नाम तो 3 है नेहरू नासिर टिटो के, लेकिन जो प्रमुख संस्थापक मेंबर थे वो 5 व्यक्ति थे। हम देखते हैं कि ये 5 कौन कौन से थे। जवाहरलाल नेहरू भारतीय नेता थे, गुटनिरपेक्षता के मुख्य प्रवर्तक जिन्होंने स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दिया। जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया के नेता, बेलग्रेड सम्मेलन 1961 के मेजबान या इन्हीं के शहर में हुआ था और नैम के प्रमुख नेता है। गमाल अब्देल नासिर मिस्र के नेता, अरब देशों के प्रमुख नेता हैं जिन्होंने आंदोलन को मजबूत समर्थन दिया। सुकर्नो ये इंडोनेशिया के नेता थे। एशिया अफ्रीका एकता और बांडुंग सम्मेलन जो 1955 में हुआ था, एशिया अफ्रीका एकता के लिए ही ये बांडुंग सम्मेलन हुआ था, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और क्वामे नक्रुमा घना के नेता थे। अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता और नाम को बढ़ावा देने वाले नेता थे। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो तो पूंजीवादी गुट में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान भारत की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने सजग और सचेत रूप में अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा। भारत ने नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के गुटों में शामिल होने का विरोध किया। और स्टेटमेंट 3 है, भारत शीत युद्ध की
प्रतिद्वंदिता को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय भूमिका निभाने के पक्ष में था। तो नीचे दिए विकल्पों में से सही कथन का विकल्प या सेट चुनिए। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग एरर रह गई है कि पूछना चाह रहा है कि ऊपर जो 3 स्टेटमेंट है उनमें से कौन कौन से सही है। तो सही कथनों का समूह कौन सा होगा। तो विकल्प 1 और 2, ऑप्शन बी में 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3। तो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही है। मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं क्यों सही है। क्योंकि भारत ने जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया था उसका उद्देश्य ये था कि हम दोनों महाशक्तियों के खेमेबंदी से अलग रहेंगे। दूसरा उद्देश्य ये था कि जो नव देश स्वतंत्र हो रहे हैं, 1945 के बाद भी कुछ देश स्वतंत्र हुए हैं, हम भी खुद भी 1947 में ही आज़ाद हुए हैं। तो उन देशों से इन्होंने आग्रह किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि आपको शक्ति गुटों में शामिल नहीं होना है। और तीसरा स्टेटमेंट है, शीत युद्ध की प्रतिद्वंदिता को कम करने के लिए हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया था, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब यह नहीं था कि हम दोनों गुटों से दूर होकर निष्क्रिय हो जाएं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर हमारी सक्रिय भागीदारी रहेगी, सक्रिय भूमिका रहेगी और उसका उद्देश्य होगा कि विश्व में शांति स्थापना हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर। तो भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, दोनों गुटों से दूर रहे हम, नव स्वतंत्र देशों को गुटों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाई। इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित संधियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक है साल्ट 1 या सामरिक शस्त्र सीमितीकरण वार्ता 1, एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि, सीटीबीटी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और स्टार्ट सेकंड या सामरिक शस्त्र कटौती संधि। काल क्रम या क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में देखने पर हमें क्या करना होता है कि जो भी घटनाएं दी गई है उनको ईयर वाइज चेक करना होता है। आप पेपर सॉल्व करते समय इसके सामने ईयर लिख लें कि कौन कौन सी घटनाएं कौन से साल की है, ताकि आप उनको आसानी से अरेंज कर सकें। तो साल्ट 1 या सामरिक शस्त्र सीमितीकरण वार्ता 1972 की है, एनपीटी 1968 की है, सीटीबीटी 1996 की है और स्टार्ट सेकंड 1993 की। तो इसके आधार पर इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 1, 4 और 3। हम डिटेल में देख लेते हैं। एनपीटी 1968 में आई है, साल्ट 1 1972 में, साल्ट का यहाँ पर है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 1 1972 में, स्टार्ट सेकंड ये 1993 की है और सीटीबीटी 1996 की। ये सभी संधियां जो परमाणु हथियार है उनको कम करने से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की गुटनिरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट की नीति की आलोचना किस आधार पर की जाती है। तो भारत पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कौन, पश्चिमी देश, कि आपने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी वो सही नहीं थी। तो क्या आरोप लगते हैं भारत पर, ये पूरी तरह निष्क्रिय और अलग थलग रहने की नीति थी, ये वास्तव में एक गुट विशेषकर सोवियत संघ की ओर झुकी हुई थी, इससे भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, और ऑप्शन डी है इससे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग नहीं लिया। तो ये नीति निष्क्रिय अलग थलग तो नहीं थी, सक्रिय तो थी, आर्थिक स्थिति भी कमजोर नहीं हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी भाग नहीं लिया था। तो समस्या कहाँ थी? समस्या एक थी कि 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच एक 20 वर्षीय शांति समझौता हुआ और इसके आधार पर पश्चिमी देशों ने कहा कि जब आप निष्क्रिय रह रहे हो तो फिर सोवियत संघ के साथ आपने शांति समझौता क्यों किया। और इसी आधार पर यह कहा जाता है कि भारत जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी वो विशेषकर सोवियत संघ की ओर झुकी हुई थी। तो आंसर होगा इसका बी। आलोचकों का मानना था कि भारत ने भले ही गुटनिरपेक्षता की नीति
अपनाई, लेकिन व्यवहार में वह कई मामलों में सोवियत संघ के करीब दिखाई देता था, इसलिए इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। यह 1968 में प्रस्तावित हुई। सभी देशों को समान रूप से परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती है और यह शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। तो NPT संधि 1967 में आई थी, 68 में इसके साइन हुए, 1970 में लागू हो गई और 1995 के बाद इसको अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया। लेकिन भारत इस संधि का विरोध करता है। तो इस संधि का उद्देश्य था कि परमाणु हथियारों पर रोक लगाई जाए। तो पहला स्टेटमेंट सही है, 1968 में आई थी, साइन हुए। सभी देशों को समान रूप से परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती है, ये स्टेटमेंट इसका गलत है। इस संधि के अनुसार 1967 से पहले जिन देशों के पास परमाणु हथियार है उन्हीं को परमाणु शक्ति संपन्न माना गया, उन्हें परमाणु हथियार रखने की अनुमति दी गई। बाकी देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई। ये शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। तो कोई सी संधि जो परमाणु हथियारों को कम करने की बात करती है वो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को तो अनुमति देती है या उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाती। तो ऑप्शन इसका होगा सी। NPT सभी देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं देती, बल्कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और उन्हें सीमित करने के लिए बनाई गई है। परंतु यह संधि उन देशों को परमाणु शक्ति संपन्न मानती है जो 1967 से पहले परमाणु हथियार रखते थे और इसी आधार पर भारत ने इसको भेदभावपूर्ण माना है। क्यों? क्योंकि ये कुछ देशों को परमाणु शक्ति संपन्न मानती है और कुछ को परमाणु शक्ति विहीन मानती है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभेद करती है देशों में, और इसी कारण से भारत ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला है। भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष नीति अपनाई, स्टेटमेंट है। कारण क्या है? भारत किसी भी महाशक्ति के गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। तो बिल्कुल सही है कि हमने गुट निरपेक्षता की नीति इसी वजह से अपनाई कि हम किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो एक्सप्लेनेशन देख लो इसकी। भारत ने शीत युद्ध के दौरान विश्व शांति, सह अस्तित्व और तनाव कम करने के लिए लगातार प्रयास किए थे, इसलिए असर्शन या कथन भी सही है और रीजन भी सही है, क्योंकि भारत ने केवल निष्क्रिय भूमिका नहीं निभाई बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप करके शांति स्थापित करने का प्रयास किया, जो असर्शन को स्पष्ट रूप से समझता है। तो ये था आपका कोल्ड वार के पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 भी देख सकते हैं। ये पार्ट 2 देखिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस सीरीज का फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।